पेशी खिदमत है कातिल सायरा का छठा हिस्सा। उस जिन जंगाल ने अनीका को स्क्रीन पर कुछ दिखाना शुरू किया और स्क्रीन पर वो औरत मौजूद थी जो पिछले कई दिनों से अनीका के ख्वाबों में नज़र आ रही थी। अचानक उसका बाप आया और उसने बेरहमी से उस औरत को मार डाला। अनीका के दिल में अपने मरहूम बाप के लिए शदीद नफ़रत अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हो गई। वो जिनसे उस बारे में पूछ रही थी और वो जिन जंगाल उसे अपने बारे में सब बता रहा था जो कि आधा झूठ और आधा सच था। ओह, 15 दिनों से मेरी बेटी उस साहिरा के कब्ज़े में है। मैं क्या करूं चंदर। मारे परेशानी के फयाज की आंखें नम हो गई थीं। फयाज, परेशानी किसी मसले का हल नहीं है। धीरज रखो और सुकून से सोचो कि क्या हो सकता है। चंदर ने कहा, कैसे इत्मीनान रखूं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम 15 रोज़ पहले लाशाना को सारी हकीकत बता देते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तोपों का रुख अब चंदर की जाने मुड़ गया था। फयाज बोला, मैं 15 रोज़ कबल गया था उसके पास, मगर तब वो अस्पताल में थी। बहुत परेशान थी अपनी बहन की वजह से, और मैं उसे उस वक़्त कोई बात नहीं बता सकता था क्योंकि इंसान परेशानी की हालत में कोई बात नहीं समझ सकता। मैं अगर उससे उस वक़्त बात करता तो बात मज़ीद बिगड़ सकती थी, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। मैं उस वक़्त नहीं जानता था कि वो साहिरा के आने के बाद अपनी शैतानी शहर को मज़ीद मजबूत कर देगी। इस किताब में क्या मालूम इस मसले का कोई हल मौजूद हो। चंदर एकदम बोला, किस किताब में? फयाज को हैरत हुई थी। 22 बरस कबल जब मैं यहाँ से भागा था तब मैंने एक किताब हासिल की थी। इस किताब में हर मसले का हल था। इस किताब की बदौलत ही मैं इतना शक्तिशाली हो गया था। निकालो वो किताब, फयाज बेताबी से बोला। कुछ देर बाद उनके सामने वो किताब थी और चंदर उस किताब को बहुत गौर से पढ़ रहा था। अचानक उसके चेहरे पर खुशी के असरात आ गए। मिल गया उस शहर को ख़त्म करने का हल। चंदर की रूह खुशी से बोली, हमें उन दोनों लड़कियों के आसपास किसी भूत को जलाकर उसकी राख उस पर डालना होगा। इस भूत को मारने के बाद फयाज के चेहरे पर खुशी के असरात नुमायां हुए। यानी तेरे एक और शिकार दो, मतलब तुम भी वही सोच रहे हो फयाज जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन चंदर, हम उस जंगाल जो कि उस साहिरा का दायां बाजू है, हम उसे मारेंगे कैसे? जब हम दोनों अपनी ताकतों को यकजा करके उस पर हमला करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि हम सच्चे हैं और ऊपर वाला भी हमारे साथ दे रहा है। उसके बाद हम भूत की राख से उस शैतानी शहर को ख़त्म कर देंगे और तुम अपनी बच्चियों से बात कर सकोगे। हम सब मिलकर उस साहिरा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो बदरूहें भी मर जाएंगी और हम दोनों भी उसके बाद अपनी असली जगह चले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फयाज उम्मीद भरे लहजे में बोला, बिलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे हरगिज़ मोहब्बत नहीं करती। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो। प्लीज़ अपने बहकते हुए कदमों को रोक लो। मनाल बिलाल को समझा रही थी। मनाल, मैं जहां अब आ गया हूं, अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रही है, लेकिन मेरी दोस्त तुमसे प्यार करती है जो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। मैं तुम्हारे लिए किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ और नहीं जानता। बिलाल, थोड़ी शर्म करो। अनीका की तुम्हारी वजह से जान भी जा सकती थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो कम अज़ कम उस पर रहम तो खाओ। मोहब्बत कोई ठोस शय नहीं होती मनाल, जो किसी को भीख में दे दी जाए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। इतना कहकर बिलाल ने मनाल के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और उसके बहुत करीब होकर बोला, मनाल, आई रियली लव यू। मनाल का दिल एकदम ज़ोर से धड़का। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो दोनों उस वक़्त यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। ये मंज़र कोई और भी देख रही थी जो अभी कैफेटेरिया में दाखिल हुई थी। आज इतने दिनों बाद अनीका यूनिवर्सिटी में आई थी और आते ही अपने महबूब को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस करते देख रही थी। वो बिना कुछ कहे कैफेटेरिया से बाहर आ गई। उन दोनों ने उसे नहीं देखा था। उन 15 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी माँ ने अपनी सारी शक्तियाँ अपनी बेटी को दे दी थी और जंगाल ने उसे उन ताकतों का इस्तेमाल सिखा दिया था। वहाँ खड़े खड़े अनीका मनाल की जान लेने का इरादा कर चुकी थी।
माजी एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा था। जंगाल उस वक़्त अपनी महबूबा के घर के तहखाने में था। वो उस वक़्त तहखाने की वस्त में आलम गनूदगी में उस साहिरा के साथ बातें कर रहा था। जंगाल, मैं दिल से तुम्हारी मशकूर हूँ और तुम्हारी लाफानी मोहब्बत की कदर भी करती हूँ, क्योंकि तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उसके बावजूद कि मैंने अपनी ताकतों से 2 साल तक तुम्हें कैद किए रखा। मुझे शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम लोगों के लिए आइला हो और मेरे लिए पार्वती, क्योंकि ये नाम मैंने तुम्हें दिया था। और रही कैद करने की बात, तो उस वक़्त तुम्हें जो कुछ पता चला था, कोई और भी अगर तुम्हारी जगह होता तो वो भी यही करता। याद है मुझे वो रात जब तुम्हें सारी हकीकत पता चली थी। तुमने मुझे आज़ाद किया, लेकिन तुम्हारे शौहर भी सारा सच जान चुका था और उसकी वजह से हम सब की ज़िंदगियाँ बिखर गई थीं। तुम सही कह रहे हो जंगाल, अगर उस रात मैं ना मरती तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चली जाती, मगर फयाज़ को उसके किए की सज़ा मिल रही है। मेरे फैलाए हुए शहर की वजह से वो अपनी बेटियों से बात नहीं कर सकता। पार्वती, खुशफहमियों से निकलो और हकीकत का सामना करो। वो शहर ज़्यादा अरसा अब कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि फयाज़ और चंदर की रूहें हमारे खिलाफ़ हो गई हैं। वो शहर कैसे ख़त्म होगा वो कभी नहीं जान पाएंगे, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो तब तक लाशाना मर चुकी होगी और अनीका मेरी तरह एक साहिरा बन जाएगी। वो सब तो ठीक है पार्वती, मगर तुम कब तक हर किसी के ख्वाबों में आकर उसे मिलोगी? मैं हकीकी आंखों से तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने इन हाथों से छूना चाहता हूँ। पार्वती, कब तक तुम दोबारा से इस दुनिया में आओगी? मैं इस दुनिया में ही हूँ, लेकिन जो शहर मैंने फैलाया हुआ है उसकी वजह से मैं किसी से नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ अपनी बेटी अनीका को दे दी हैं। अब अगर वो शहर ख़त्म भी हो गया तो शक्तियों की ना होने की वजह से मैं किसी से ना मिल पाऊँगी। ये तुमने क्या किया पार्वती? ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? जो शक्तियाँ तुमने इतनी मेहनत से हासिल की थीं वो अपनी बेटी को क्यों दे दी? लेकिन फ़िलहाल इस बहस को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अनीका एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। वो लड़का जानते हो कौन है? वो उस इंसान का बेटा है जिसकी मोहब्बत में मैं दर बदर हुई थी। बिलाल नाम है उसका। मैं नहीं चाहती थी कि अनीका और बिलाल एक हों, क्योंकि जैसा बाप था वैसा बेटा होगा। इसलिए हमें बिलाल और अनीका को एक दूसरे का दुश्मन बनाना होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनेंगे? बात दरअसल ये है कि मैंने बरसों पहले अपने महबूब को मार दिया था। उसको उसकी बेवफाई की सज़ा दे दी थी और उसकी बीवी सादिया सारा सच जानती है। मुझे नहीं मालूम कि उसने अपने बेटे को कुछ बताया है या नहीं, मगर अब मैं अनीका के हाथों सादिया को मारूंगी और बिलाल ये नज़ारा अपनी आंखों से देखेगा कि उसकी महबूबा उसकी माँ को मार रही है और यहाँ से उसकी दुश्मनी शुरू होगी। लेकिन इस तरह तुम्हारी बेटी जेल में जा सकती है। मत भूलो जंगाल कि वो एक साहिरा की बेटी है। बस तुम अब अनीका को वही कहोगे जो मैं तुमसे कहूँगी। और पार्वती अपने महबूब को अगला लाहे अमल समझाने लगी, मगर किस्मत एक मर्तबा फिर पलटा खाने वाली थी। अचानक वो आसेब नींद से बेदार हो गया। उसको यूं लगने लगा कि उसके इर्द गिर्द आहनी जंजीरें हैं जिनका घेरा तंग हो रहा है। मौत उसके सामने नाचने लगी, क्योंकि सामने 2 इंतहाई शक्तिशाली बदरूहें थी। लाशाना अभी तक हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। वो ना जानती थी कि कैसे शैतानी और खूनी खेल उसके इर्द गिर्द शुरू हो गया है। लेकिन एक बात उसने वाज़ह तौर पर महसूस की थी कि जब अनीका ने ख़ुद को मारने की कोशिश की थी तब से उसे अपने इर्द गिर्द किसी के मौजूदगी का एहसास ना हुआ था। और 6-7 दिनों में उसने ऑफिस भी दोबारा आना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भी हर कोई उससे पूछ रहा था कि उसकी बहन ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया है। सारे ऑफिस वाले अपने तौर पर कहानियाँ बना रहे थे। वो उस वक़्त अपने कैबिन में बैठी हुई थी। बिलाल उसके सामने था। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी फैमिली में परेशानी से गुजरे। अगर अनीका को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता। जो कुछ भी हुआ है बिलाल, उसका ज़िम्मेदार खुद को मत ठहराओ। ये तकलीफ़ हमारी किस्मत में लिखी हुई थी।
लाशाना ने कहा, लेकिन अब तुमने क्या फ़ैसला किया है? क्या तुम अनीका को अपनाओगे या अब भी? लाशाना ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं अब अनीका को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मनाल को अपने दिल की बात कह दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ज़रूर देगी। बिलाल उम्मीद भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ और बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बहन को हौसला दे। मैम, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो। क्या आप मुझसे नफ़रत नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे नफ़रत क्यों करूँगी? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। इस अच्छे इंसान ने आपकी बहन का दिल तोड़ा है मैम। लेकिन बिलाल, तुमने मुनाफकत नहीं की, तुमने सच्चाई बयान की है। और अगर अनीका को ये सारी हकीकत बाद में पता चलती तो और मसला ज़्यादा होता। लाशाना ने सारी बात क्लियर की। मैम, आप कितनी अच्छी हैं, अगले बंदी की बात कितनी आसानी से समझ लेती हैं। काश कि आपकी बहन भी आप जैसी होती। बिलाल की बात सुनकर लाशाना ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वैसे बिलाल, अपने बारे में कुछ बताओ, अम्मी अबू बहन भाई के बारे में। लाशाना आज बिलाल से गपशप लगाने के मूड में थी, क्योंकि जब से अनीका ने खुदकुशी की थी उस वक़्त से वो बहुत अपसेट थी। उसकी वजह अनीका का बदला हुआ रवैया और अजीब व गरीब बर्ताव था। वो जो अपनी बड़ी बहन पर जान छिड़कती थी, अब वो अपनी बहन की शक्ल देखने पर रवादाना थी। लाशाना ने उससे बात करके मसले को हल करने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। बिलाल के साथ उसका टाइम अच्छा गुजरता था, इसलिए उससे बात करना चाहती थी। बिलाल ने कहा, मैम, मेरे पैदा होने से पहले मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी और मैं अपनी अम्मी का इकलौता बेटा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें उदास कर दिया। लाशाना पशेमान होते हुए बोली। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बिलाल मुस्कुराहट के साथ बोला। अच्छा, कैसे हुई उनकी डेथ? लाशाना ने हमदर्दी से पूछा। बिलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैम, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, इसलिए सच बता रहा हूँ। उनका कत्ल हुआ था। उनकी एक्स महबूबा एक साहिरा थी, उसने मेरी वालदा को मरवा दिया। बिलाल ने सारी बात लाशाना को बताई। लाशाना हैरत से सब सुनती रही। बिलाल, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी माँ ने मुझे बताया है, और मेरी माँ ये चाहती है कि मैं उस साहिरा से अपने वालिद की मौत का बदला लूँ। और तुम क्या चाहते हो? वही जो मेरी माँ चाहती है। मैंने उस साहिरा को बहुत ढूंढा, मगर मुझे वो ना मिली, मगर एक रोज़ मैं उसे ढूंढकर सज़ा ज़रूर दूंगा, बिलाल ने एक अज़म से कहा। लाशाना बिलाल का चेहरा तकती रह गई। वो ना जानती थी कि जिस कहानी को वो हैरत से सुन रही है, वो खुद भी उस कहानी का एक हिस्सा है। जब से अनीका ने कैफ़े में बिलाल और मनाल को साथ देखा था, उसके दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थीं। क्या करती कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मनाल के साथ पहली बार मिसबिहेव किया था। उसे इस बात का एहसास हो गया था। आखिर जो भी हो, मनाल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा हर कदम पर उसके साथ होती थी। अगर बिलाल उससे नहीं बल्कि मनाल से मोहब्बत करता था तो उसमें मनाल का क्या कसूर था? यही सब कुछ सोचकर वो यूनिवर्सिटी मनाल से बात करने के लिए गई थी, ताकि मनाल से अपने रवैये की माफ़ी मांग सके। मगर मनाल और बिलाल को इतना करीब देखकर वो दंग रह गई थी। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? इस वक्त अनीका बिस्तर पर लेटे हुए अपनी महबूब की बेइतनाई और अपने बेस्ट फ्रेंड की बेवफाई पर टसवे बहा रही थी। आंसू उसकी रखसारों को भिगो रहे थे। वो 3 घंटों से अपने कमरे में बंद थी। बिल आखिर वो उठी और आईने के सामने आकर खड़ी हुई। रगड़कर अपने आंसू को साफ कर दिया और कुछ पढ़कर शीशे पर फूंक मारी। पार्वती अपनी सारी ताकतें उसे दे चुकी थी और जंगाल ने उसे उनका इस्तेमाल सिखा दिया था। आईने में अब उसके अक्स के बजाय एक इंतहाई हसीन व जमील औरत थी, और वो औरत कोई और नहीं, चंदर की बीवी पद्मावती की बदरू थी, जो अब अनीका की गुलाम थी। पद्मावती, मैंने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। अभी जाओ और मेरी आंखों के सामने उस अराफा मनाल को मार दो, ख़त्म कर दो उसको। अनीका गुस्से से बोली। रूह ने इस बात पर सर हिलाया और अब ड्रेसिंग टेबल के आईने से पद्मावती गायब हो गई। अब आईने पे एक कमरे का मंजर था। उस कमरे में राइटिंग टेबल के साथ बड़ी कुर्सी पर मनाल बैठी हुई थी।
टेबल पर कुछ किताबें बिखरी हुई थीं और वो नीचे झुकी हुई रजिस्टर पर कुछ नोट कर रही थी। पद्मावती उसके पीछे आ गई। वो भी धुएं के मरगोले के सिवा कुछ ना थी। वो धुआं मनाल के करीब आया और मनाल के जिस्म में समा गया। अब मनाल ना रही थी बल्कि पद्मावती बन गई थी और अनीका ये सारा मंजर उस आईने में देख रही थी। वो उठी और अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। अलमारी लोहे की थी। मनाल ने उस अलमारी के साथ अपने सर को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। उसका सर फट गया। खून की धारें उसके मुंह को रंगीन करने लगीं, मगर पद्मावती ने मनाल के जिस्म को रुकने ना दिया और वो टकरे मारती रही यहाँ तक कि बेदम होकर ज़मीन पर गिर गई। वो धुआं मनाल के वजूद से बाहर निकला और दोबारा पद्मावती का रूप इख्तियार कर गया। वहाँ अब मनाल की भयानक लाश पड़ी हुई थी। वो मौत की वादी में जा चुकी थी। अब आईने का मंजर बदला। वहाँ सिर्फ पद्मावती थी। मैंने आपका हुक्म पूरा किया मनाल, और अब आप फ़ौरन सो जाएं, क्योंकि आपकी माँ आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। जंगाल की मौत उसके सामने नाच रही थी। वो दोनों बदरूहें उस वक़्त बहुत ताकतवर हो गई थीं। चंदर तुम और फ़याज़ तुम